हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को रोजाना हल करते हैं। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हल करेंगे व्याख्या के साथ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राहुल सांकृत्यायन की रचना इनमें से कौन नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी रचना ऐसी है जो राहुल सांकृत्यायन की नहीं है। ओल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, किन्नर देश में, या कुल्टी भाट। तो देखिए, राहुल सांकृत्यायन की कौन सी रचना नहीं है, तो वो है कुल्ली भाट। क्या है? कुल्ली भाट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कुल्ली भाट जो रचना है वो राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है। किसकी है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ओल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे और किन्नर देश में, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं हैं राहुल सांकृत्यायन की। लेकिन कुल्ली भाट जो रचना है ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मन्नू भंडारी, यही सच है, उषा प्रियंवदा, वापसी, उषा किरण खान, चाक, या कृष्णा शोभती मित्रों मरजानी। तो देखिए, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, या निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, उषा किरण खान और उनकी रचना चाक। क्योंकि उषा किरण खान की रचना चाक कहानी नहीं है। चाक कहानी उषा किरण खान की नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चाक कहानी जो है इसके रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि हमसे पूछा था सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष, वासव, अभ्र, या तारापथ। तो देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, वासव। क्या? वासव। वासव जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? इंद्र का पर्यायवाची। किसका? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अंतरिक्ष, अभ्र और तारापथ ये किसके पर्यायवाची है? तो ये तीनों पर्यायवाची हैं आकाश के। किसके? आकाश के। वासव जो पर्यायवाची है वो किसका है? तो इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो देखिए, सूर्यपति, पुरंदर, महेंद्र, देवराज, सचिपति, मधवा, शुक्र, सतमन्यु, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, चीर, कपड़ा, चीर पुराना, इन दोनों चीर में क्या अंतर? सिर्फ मात्रा की अंतर है। अंश, कंधा, अंश, भाग, अंगनाद, आंगन, अंगना, स्त्री, अली, सखी, अली, भौरा। तो कौन सा सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1। ये जो देखिए चीर ये है, इसका अर्थ होता है पुराना और इसका अर्थ होता है कपड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इस चीर का जो अर्थ होता है वो होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। और इस चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि हमने वही बताना था जो सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पिताजी का शरीर गदगद हो गया, तुमसे सुंदर, तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम्हारे ऊपर इसका भार है, या फिर मैंने कुछ पुस्तक, कागज और स्याही खरीदी। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्यों पहला वाक्य शुद्ध क्यों नहीं होगा? तो पहला वाक्य शुद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाक्य जो है क्या है? शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध क्या होगा? पिताजी का शरीर गदगद हो गया, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा? तो इसका शुद्ध होगा पिताजी खुशी से गदगद हो गए। अगला है, तुम सबसे सुंदरतम हो, इसका क्या होगा शुद्ध वाक्य? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम सबसे सुंदर हो। तीसरा वाक्य है, तुम्हारे ऊपर इसका भार है, इसका शुद्ध क्या होगा?
तो इसका शुद्ध होता है तुम्हारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, तभी ये वाक्य क्या होंगे, शुद्ध होंगे। ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास नहीं है? तिलचट्टा, अनजाना, पल पल या रातों रात। तो देखिए तिलचट्टा जो है इसमें कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। क्या है, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें समास है तत्पुरुष। क्या है, तत्पुरुष समास है। अनजाना, पल पल और रातों रात, ये तीनों जो शब्द है इन तीनों में क्या है, अव्ययी भाव समास है। देखिए इसमें अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिसका पहला पद अव्यय हो या फिर जिसका पहला पद प्रधान हो उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो देखिए अनजाना में पहला पद जो है ये क्या है, अव्यय है। अन क्या है, अव्यय है। पल पल, जहां एक शब्द रिपीट हो वहां कौन सा समास होता है, वहां होता है अव्ययी भाव समास। जैसे दिनों दिन, रातों रात, कभी कभी, तब तब, ये सब क्या है, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, तो वो है तिलचट्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें भाववाचक संज्ञाओं का समूह है। व्याकुल, भारत, ईमानदार, मिठास, सफाई, घबराहट, विधवा, हैवान, मजदूर, विशिष्ट, सभ्य और धमकाना। तो देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा के शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा व्यापार का बोध होता है उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए मिठास, सफाई और घबराहट, ये तीनों क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों का नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह किसका कथन है या परिभाषा है? हमें बताना है कि यह परिभाषा किसने दिया है। A.H. गार्डिनर, हेनरी स्वीट, चॉम्स्की या ब्लैक ट्रैगर। तो देखिए अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों का नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह कथन जो है वो है चॉम्स्की का। किसका? चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किसका है? चॉम्स्की। चॉम्स्की जो थे वो क्या थे? भाषा वैज्ञानिक थे। क्या थे? भाषा वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य हेतु का प्रकार नहीं है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास या अभिव्यंजना। तो देखिए काव्य हेतु किसे कहते हैं? देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के जो प्रकार है वो कितने हैं? 3 हैं। और काव्य हेतु किसे कहते हैं? तो देखिए जिसमें प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु होती है, जिसमें कवित्व का बीज माना जाता है, वही क्या होता है? काव्य हेतु होता है। तो काव्य हेतु का प्रकार कौन नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 अभिव्यंजना। अभिव्यंजना जो है वो काव्य हेतु का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। काव्य हेतु जो है वो कितने प्रकार का होता है? 3। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 39, 38, 33 या 34। तो देखिए संचारी भावों की संख्या जो होती है वो होती है 33। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी बताई है? तो 49। ये कितनी? 49 बताई है। जिसमें संचारी भाव कितने हैं? तो संचारी भाव है 33।
कितने हैं 33। 8 जो है स्थायी भाव है और 8 जो है सात्विक अनुभाव है। क्या है? सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, दोहा के विषम और सम चरणों में मात्राओं का क्रम होता है। हमें बताना है कि दोहा के विषम और सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 11, 15 13, 12 7 या 14 10। तो देखिए, दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण यानी कि विषम चरणों में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ यानी कि सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। सम चरणों के अंत में लघु और गुरु होता है। किसमें? दोहा में। अगर प्रश्न में ये पूछे कि दोहा जो होता है उसका उल्टा कौन सा छंद होता है, तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा भी जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, वो दोहा का उल्टा होता है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? स्तंभ और स्वेद, स्थायी और अस्थायी, कायिक और सात्विक, आलंबन और उद्दीपन। तो देखिए, अनुभाव जो है उसके कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के भेद होते हैं 4। कि कौन होते हैं? 4। कौन कौन से? कायिक और सात्विक, वाचिक और आहार्य। इसमें वाचिक और आहार्य नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, कायिक और सात्विक। अनुभाव के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 4, और अनुभाव के प्रकार कौन से हैं? तो वो है कायिक और वाचिक। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? रीतिरात्मा काव्यस्य वामन, काव्यस्यात्मा ध्वनि आनंदवर्धन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम भामह। तो देखिए, कौन सा क्या पूछा है? सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ये जो सूत्र है ये किसने दिया है? तो ये सूत्र दिए हैं पंडित जगन्नाथ, भामा ने नहीं दिया है। भामा ने जो दिया है सूत्र उसका नाम है शब्दार्थो सहितो काव्यम। क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामा का जो परिभाषा है वो क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। और ये परिभाषा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जो परिभाषा है इसको दिए हैं पंडित जगन्नाथ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जिसका प्रतिपादन किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रयोक्ता, प्रतिपाद्य, प्रतिमान या प्रतिवादी। तो देखिए, जिसका प्रतिपादन किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा प्रतिपाद्य। क्या होगा? प्रतिपाद्य। जिसका प्रतिपादन किया जाए उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रतिपाद्य। प्रयोक्ता किसे कहेंगे? तो प्रयोग करने वाला या नियुक्त करने वाले को एक शब्द में कहते हैं प्रयोक्ता। प्रतिवाद किसे कहते हैं? तो प्रतिवाद उसे कहते हैं वादी की बात का जवाब देने वाले को प्रतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवाद कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जिसका प्रतिपादन किया जाए उसे एक शब्द में कहेंगे प्रतिपाद्य। अगला क्वेश्चन है, रमणीयार्थ
रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? गद्य, पद्य, मिश्र, दृश्य, श्रव्य, उत्तम, मध्यम, अधम या फिर प्रगीत, मुक्तक। तो देखिए, रमणीयता के आधार पर काव्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3, उत्तम, मध्यम और अधम। कौन कौन से होते हैं? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम काव्य को क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य। मध्यम काव्य को कहते हैं गुणीभूत व्यंग काव्य। अधम काव्य को कहते हैं चित्र काव्य। तो रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? 3। स्वरूप के आधार पर काव्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो 2। कौन कौन से? दृश्य और श्रव्य। अगर यही रमणीयता की जगह स्वरूप लिखा होता तो आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर 2। लेकिन रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3, उत्तम, मध्यम और अधम। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1951 ईस्वी। तो देखिए, राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ है वो हुआ था 1955 ईस्वी। कब हुआ था? 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग में 21 सदस्य थे। कितने? 21 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांडीव रोहित रूप था, रथ की सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर, अद्भुत जलद गंभीर था। यह किस अलंकार का उदाहरण है? सांग रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या विरोधाभास अलंकार। तो देखिए, गांडीव रोहित रूप था, रथ की सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर, अद्भुत जलद गंभीर था। ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये अलंकार का उदाहरण है शांग रूपक अलंकार। क्या है? शांग रूपक अलंकार। शांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं? तो जिस रूपक में उपमेय के अंगों एवं अवयवों पर उपमान के अंगों एवं अवयवों का आरोप होता है उसे ही हम सांग रूपक अलंकार कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, शब्द एवं उनके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? अथक, थककर, निर्भीक, भयभीत, क्षमा, शक्ति, अभिन्न, अलग अलग। तो देखिए, कौन सा विकल्प सही है? तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्षमा, शक्ति। ये क्या है? सही है। अथक का क्या होगा? तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा न थकने वाला। क्या होगा? न थकने वाला। निर्भीक का जो होगा वो होगा निडर। अभिन्न का जो होगा अलग अलग न होना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में शहीद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना, आज से खेलना, लोहा मानना या खेत आना। तो देखिए, युद्ध में शहीद होना के लिए मुहावरे का जो अर्थ या प्रयोग होगा वो क्या होगा? खेत आना। क्या होगा? खेत आना, यानी कि मिट्टी बन जाना। क्या होगा? मिट्टी बन जाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आग से खेलना का क्या होगा? खतरा मोल लेना। मुंह की खाना होगा पराजित होना। लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार करना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मैंने साइड में लिख दिया। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता है, सिंह की बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूलों के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। उपर्युक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? कामायनी, उर्वशी, राम की शक्ति पूजा और रश्मिरथी। तो देखिए, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है,
फूलों के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति ली गई है उर्वशी से। किससे? उर्वशी के तृतीय अंग के दूसरे भाग से ली गई है। उर्वशी को लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। कामायनी को किसने लिखा है? तो कामायनी को लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा को किसने लिखा है? तो निराला ने लिखा है। किसने लिखा है? निराला ने लिखा है। रश्मि रथी किसका रचना है? तो रश्मि रथी जो रचना है वो दिनकर की रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए, ठेले पर हिमालय निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन है? तो ठेले पर हिमालय निबंधकार है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, ललित निबंध। देखिए, गद्य जो है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कहानी भी हो सकती है, उपन्यास भी हो सकता है, आत्मकथा भी हो सकता है और ललित निबंध भी हो सकता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जो जूठन रचना है वो क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1997। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? केदारनाथ अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय या अज्ञे। तो देखिए, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? तो ये है अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का रचना है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। अज्ञे जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा, अहेरी। ये सब किसकी काव्य कृतियां हैं? तो अज्ञे जी की हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। किसको? अज्ञे जी को। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? पहला राजा, शारदिया, सिंदूर की होली या कोणार्क। तो देखिए, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो रचित नाटक नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है। ये जो है नाटक, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई है। कौन? सिंदूर की होली। सिंदूर की होली जो नाटक है वो किसकी है? तो वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो थे, इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जैसे राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, आधी रात, अशोक तथा गरुड़ ध्वज। ये सब किसके नाटक हैं? तो ये सब लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कोणार्क, पहला राजा, शारदिया, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन, ये सब नाटक जो हैं जगदीश चंद्र माथुर के हैं। किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर के। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष या फिर दीपक। तो देखिए, आधे अधूरे नाटक के जो नाटककार हैं वो कौन है? तो वो है मोहन राकेश। कब लिखे थे? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1900
1969 में। कब? 1969 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। मोहन राकेश जो थे, इन्होंने देखिए एक लिखा था आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये तीनों जो है इनके क्या है? प्रमुख नाटक है। आधे अधूरे नाटक 1669 में लिखा गया था। आषाढ़ का एक दिन जो है 1958 में लिखा गया था। और लहरों के राजहंस लिखा गया था 1963 में। कब लिखा गया था? 1963 में। ये तीनों नाटक किसने लिखा था? तो मोहन राकेश ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।